हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 19 जनवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, भरतपुझा नदी में अभी हादसा हो गया है, कोक बरोक दिवस सेलिब्रेट किया गया है त्रिपुरा में, और राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2024 को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा वितरित किया गया है, और 8वां वेतन आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? ये बताओ, अभी इसकी प्रारंभ होने वाला है तो कब होने वाला है, तो क्या होने वाला है? पहले आईसीसी अंडर 19 है, ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप नहीं है, अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप है। ठीक है, चलो, तो और ये टी20 है, ये भी याद रखना आप लोग। इतनी बातें आपको याद रखना है। ये 2025 का संस्करण है, और ये कौन से क्रम का है? दूसरे क्रम का है। ठीक है, तो आप पहले क्रम का बताओ। फर्स्ट वाले जो पहले क्रम का था, फर्स्ट संस्करण था, वो कब हुआ था? तो ये 2023 में हुआ था, पहली बात। ठीक है, ये 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता और उप विजेता दोनों बताओ। ठीक है, विजेता इसमें कौन था? तो भारत जीत गया था, और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड उप विजेता था, और इसमें भारत विजेता था। भारत की कप्तान कौन थी? कैप्टन कौन थी? कैप्टन थी शेफाली वर्मा जी। ठीक है, तो भारत की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। तो ये पहला संस्करण है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो अभी दूसरा संस्करण का होस्ट कहाँ होने वाला है? तो ये दूसरा संस्करण 2025 में हो रहा था। पिछले वाला 2023 में, अब ये 2025 में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? होस्ट क्या है इसका? होस्ट लिखो तो मलेशिया में। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ होगा? मलेशिया में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, और कब से कब तक है ये? तो 18 जनवरी से। ठीक है, तो 18 जनवरी से कल से स्टार्ट हुआ है, और ये कब तक चलने वाला है? 2 फरवरी तक। ठीक है, तो 18 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाला है। और भारत की इसमें कप्तान कौन है? इस साल भारत की इंडियन कैप्टन कौन है? तो निक्की प्रसाद जी इंडियन कैप्टन है। ठीक है, तो निक्की प्रसाद। ओके, लास्ट ईयर कौन थी जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था? शेफाली वर्मा 2023 वाले वर्ल्ड कप में। ओके, आप लोग ये बताओ, मलेशिया की कैपिटल और करेंसी दोनों कमेंट करके लिख दो। ठीक है, कैपिटल और करेंसी बताओ। अभी वुमेन आईपीएल भी होने वाला है। ठीक है, तो वुमेन आईपीएल का तीसरा संस्करण होने वाला है, थर्ड संस्करण। तो ये कहाँ होने वाला है? ये तो अपना इंडिया में ही होगा, बट कहाँ, कब से होने वाला है? ये 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वैलेंटाइन डे पे। ओके, चलो, और इसमें पहला कौन जीता था? फर्स्ट जीता था मुंबई, और सेकंड कौन जीता था? सेकंड वाला जीता था आरसीबी। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रख सकते हो। और अभी लेटेस्ट में वुमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ था। ये अंडर 19 हो रहा, बट वुमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका होस्ट है यूएई। तो ये यूएई में हुआ था। इसमें जीतने वाला कौन था? न्यूजीलैंड जीत गया था, और उप विजेता कौन था? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी याद रखना है। तो अच्छा, मलेशिया की कैपिटल यहाँ पे लिखे रहा हूँ मैं, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। तो कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल है, और इसकी मुद्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो क्या है मुद्रा? रिंगित इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो रिंगित इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखना है। और इसमें ये बातें है, 16 टीम इस बार भाग ले रही हैं। ठीक है, तो कौन सी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इधर भी, तो 16 टीम भाग लेने वाली हैं, और ये मलेशिया में होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मलेशिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो, यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, निर्माण पोर्टल। पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये बना है मुख्य प्रायोजक। संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया था। ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो अभी हाल ही में किए स्टारमर, ये भी लेटेस्ट नए प्रधानमंत्री हैं, तो किए स्टारमर ये। ठीक है, ये भी इनका नाम याद रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में 21 थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, एशियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो एशियन फिल्म फेस्टिवल है। तो इसमें इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहले बात तो ये बताओ।
और ये 2025 में हो रहा है, ठीक है, 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 2025 में ये कौन से क्रम का है, तो ये 21 नंबर का है, ठीक है, 21 क्रम का है, 21 नंबर का हो रहा है। और कहाँ होने जा रहा है, होस्ट क्या है इसका, तो होस्ट है मुंबई। तो मुंबई और ठाणे, ठीक है, तो मुंबई ठाणे होस्ट है इसके, ओके। चलो, तो कब से कब तक होने वाला है, 10 से 16 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है, आयोजित हो चुका है इसमें। तो इसमें क्या किया जाने वाला है ना, इसमें 16 एशियन फिल्म को दिखाया जाएगा। जो मुंबई और ठाणे होगा यहाँ पर 16 एशियन फिल्म को दिखाया जाएगा, सॉरी 16 नहीं 61, ओके 61 लिख लेना, 16 एशियन फिल्म को दिखाया जाने वाला है इसमें, ठीक है। चलो, अभी इसमें कुछ अवार्ड भी, महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं, उनको लिख लेते हैं। तो एशिया सिनेमा संस्कृति, तो एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड, ये किसको मिला है संस्कृति अवार्ड, तो ये जावेद अख्तर जी को मिला है, ठीक है, फरहान अख्तर के पिताजी जावेद अख्तर, ठीक है। तो ये जावेद अख्तर जी को ये अवार्ड मिला है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जावेद अख्तर, ओके। और एक और अवार्ड मिला है सत्यजीत रे, है ना, तो सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड है, ओके। तो सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है, तो ये रफ़ीक बगदादी को मिला है, ठीक है, तो रफ़ीक बगदादी जी को ये अवार्ड मिला है, ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलो, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो बेस्ट फिल्म, ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिप्सी, एक मराठी फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, ठीक है, मराठी फिल्म है, ये भी आप याद रख सकते हो, जिप्सी को इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मुंबई, ठीक है। चलो, ये देखो 10 से 16 जनवरी को हुआ है, और ये अवार्ड भी आपको याद रखने हैं। 17th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, अट्टम मूवी को मिला था, ठीक है, अट्टम जो एक मलयालम मूवी है, ये एक मलयालम पिक्चर थी ठीक है, इसको ही अवार्ड मिला था बेस्ट फिल्म का। 96th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, ये ओपेनहाइमर को, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ओपेनहाइमर, ओके। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है, तो ये बेलारूस अभी बना है, लेटेस्ट सदस्य एससीओ का, ठीक है, बेलारूस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, पहले 2024 था इसका लक्ष्य, बट अभी मार्च 2025 कर दिया गया है इसका लक्ष्य, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भरतपुजा नदी में 4 लोगों का एक परिवार डूब गया, इस नदी का संबंध किससे है, ठीक है। तो अभी भरतपुजा नदी, तो ये नदी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है, भरतपुजा नदी ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ना, 4 लोग डूब गए हैं, एक परिवार था या 4 लोगों का परिवार इसमें डूब गए हैं, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आई एम सॉरी, कभी कभी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। अब ये स्थान है, आप इसको कैसे पढ़ोगे, ये केरल में एक स्थान है चेरुथुरुपुजी, ठीक है। तो ये केरल में ये घटना हुई है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा चंचल है और चर्चा में है। इसका उद्गम स्थान क्या है, तो इसका उद्गम स्थान लिखो, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो ये तमिलनाडु में इसका उद्गम होता है, ठीक है, तमिलनाडु में इसका उद्गम होता है, जब कहाँ, पश्चिमी घाट क्षेत्र में। पश्चिमी घाट क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और ठीक है, ये फिर कहाँ हुई, पालघाट दर्रे से, पालघाट जो दर्रा है, पालघाट दर्रे से होते हुए ये केरल में प्रवेश करती है, केरल के पालघाट जिले में, ठीक है। तो केरल के पालघाट जिले में प्रवेश करती है ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, केरल में कहाँ से प्रवेश करती है। और फिर लास्ट में एक ड्रेन कहाँ होती है, कहाँ जाके गिरती है, ये अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो अरब सागर में ये जाके गिर जाती है। इसकी दिशा आप समझते हो, ये उत्तर पश्चिम है, इसकी दिशा ऐसे बहती है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर की ओर ऐसे बहती है, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना है आपको। अब ये भरतपुजा जो नदी है ना, केरल राज्य में इसका 2/3 हिस्सा है, ठीक है, 2/3 हिस्सा केरल में है, और तमिलनाडु में इसका 1/3 हिस्सा है, ठीक है। तो 1/3 तमिलनाडु में इसका है, और केरल की ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है केरल की ये, ओके। और फर्स्ट कौन है, फिर लार्जेस्ट रिवर कौन है यहाँ केरल की, आपको सबको पता है, पेरियार नदी, है ना, पेरियार नदी
ये आपको पता, इसी पर इडुक्की बांध है ना, ये हम करेंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है, और इस पे एक फेमस बांध भी है, उसका भी लिख लो। बांध बहुत ही ज़्यादा, इसका सबसे बड़ा बांध क्या नाम है उसका, मालम पुझा। ठीक है, तो मालम पुझा इसका एक फेमस बांध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केरल। ठीक है, चलो अब ये देखो भरतपुझी नदी है, यहाँ ये तमिलनाडु है, ये आपका तमिलनाडु है, तो यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, ठीक है, और ये निकल के आती है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये पूरी ये रिवर, ये आपकी जो भरतपुझा नदी है, और यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ज़्यादा उतना खास नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है। चलो ये कुछ दक्षिण भारत की और कुछ साउथ इंडिया की कुछ फेमस नदियाँ हैं, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली ये जानना चाहिए आपको। चलो पहली है गोदावरी नदी, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थान पूछा जाता है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, और इसकी लंबाई 1465 और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में। मुख्य सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती, मंजीरा एंड प्रवरा, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ये इतना आप याद रखना। ठीक है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती है, और जायकवाड़ी बांध इसका एक महत्वपूर्ण बांध भी है। ठीक है, चलो दूसरी कौन सी नदी है, कृष्णा नदी, ये उसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ चुका है ना, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, इन सब को ना एक क्वेश्चन में रख के इनको इनके उद्गम स्थान से मिलाना होता है, तो जैसे इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लंबाई 1400 किलोमीटर और प्रॉक्स है। मुख्य सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा और कोयना, ये महत्वपूर्ण है, ये तुंगभद्रा भीमा दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये स्टेट भी महत्व रखते हैं। ठीक है, इनको भी कई बार पूछा जाता है। प्रमुख बांध कौन सा है इसमें, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में, और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी में है। ठीक है, कावेरी नदी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी कर्नाटक से है, और 800 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदी हेमावती, भवानी, अमरावती, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ट्रिब्यूटरी जिसकी, इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, और कावेरी नदी का जल तमिलनाडु, कर्नाटक के किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण है, और इसमें बांध कौन से हैं, कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर बांध। ठीक है, ये जितने फैक्ट है सब आपके लिए, सब याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि सब बहुत महत्वपूर्ण है, सब एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो वापस से रिपीट क्वेश्चन बनते हैं इन पे। पेरियार नदी, इसका उद्गम स्थान पश्चिम घाट केरल से है, और केरल की लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है, और ये केरल की सबसे लंबी नदी माना जाता है। पेरियार जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, और इडुक्की बांध बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोकबरोक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो कोकबरोक, आपको याद है कुछ कोकबरोक के बारे में, ये है क्या कोकबरोक। ठीक है, तो कोकबरोक दिवस, इसके बारे में सारी जानकारी करना है। तो कोकबरोक दिवस पहली बात तो ये 19 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, 19 जनवरी को, और कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ के जो त्रिपुरी लोग हैं, स्वदेशी लोग हैं, स्वदेशी लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो स्वदेशी लोगों द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये देखो आप इमेज में देख सकते हो, ये त्रिपुरा के लोग हैं। ठीक है, और यहीं की ये मातृभाषा भी है। ठीक है, मातृभाषा भी है, ये कोकबरोक एक भाषा है। ठीक है, तो ये आपकी भाषा है, इसी भाषा के चक्कर में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है, जो कोकबरोक आपकी भाषा है, कोकबरोक ये भाषा है। ठीक है, एक भाषा है, इसके सांस्कृतिक विरासत को याद करने के लिए। ठीक है, सांस्कृतिक इतिहास जो भी है, सांस्कृतिक विरासत हो गया, इतिहास हो गया, को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, मतलब याद करने के लिए, स्मरण लिख लो आप, स्मरण करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलो ये कोकबरोक जो भाषा है उस 1979 में त्रिपुरा की आधिकारिक राज्य भाषा बन गई। ठीक है, तो त्रिपुरा की आधिकारिक राज्य भाषा कब बनाई गई, 1979 में। ठीक है, आधिकारिक राज्य भाषा बनाई गई। ठीक है, तभी और ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन सी लैंग्वेज है त्रिपुरा में, इंग्लिश और बंगाली भी बोली जाती है, बट मेनली यही है, त्रिपुरा की लैंग्वेज यही है। ठीक है, और स्कूलों में कोकबरोक को बढ़ावा देने के लिए एक भाषा मानचित्रण अभियान भी शुरू किया गया था। ठीक है, भाषा मानचित्रण अभियान भी शुरू किया गया, क्योंकि स्कूलों में, ताकि इसका
बढ़ावा दिया जा सकता है। तो कब मनाया जाता है? हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है ये दिवस। ठीक है, चलो। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जानकारी। ठीक है, तो अब देखो संविधान तो 1950 में संविधान लागू हुआ, तो इसमें हम कितनी भाषाएं थी हमारे पास? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 1950 में हमारे पास 14 भाषाएं थी सिर्फ। ठीक है, और भी कितनी हो गई हैं? 22, है ना, 22 हो गई हैं टोटल। 14 भाषाएं थी 1950 में। 1950 के बाद कब? 1967 का साल था। और संविधान संशोधन कौन था? 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, इसमें हमने कौन सी लैंग्वेज जोड़ी? सिंधी। तो इसमें हमने सिंधी लैंग्वेज जोड़ दी। ठीक है, अब 15 हो गई हमारे पास। उसके बाद कब? उसके बाद ईयर आता है 1992 का। 1992 का साल आया और संविधान संशोधन कौन सा था? ठीक है, संविधान संशोधन भी लिखो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये संविधान संशोधन हुआ और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? एक तो कोंकणी हो गई। ठीक है, कोंकणी हो गई, मणिपुरी हो गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं और जोड़ दी गई। ठीक है, अब कितनी हो गई हमारे पास? 18 भाषाएं हो गई। देन कौन सा ईयर आता है? 2003 का साल था। और कौन सा? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 92वां संविधान संशोधन था। इसमें कौन सी 4 लैंग्वेज जोड़ी गई? एक तो बोडो हो गया, डोगरी हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब याद होनी चाहिए आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पूरा जितना लिख रहा हूँ ना इस स्लाइड में आपको पूरा याद होना चाहिए। और फिर 2011 में एक और संशोधन हुआ था, वो 96वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम उड़िया को जो उड़िया लिखा था ना, उड़िया भाषा थी, उसको हमने ओडिया कर दिया। उसका नाम बस चेंज किया, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। तो देखो 14 भाषाएं थी, ये 15वीं हो गई, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 20, 21, 22, तो अब टोटल कितनी 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना है, ये ईयर भी याद रखना है, अमेंडमेंट भी याद रखना है, और कौन सी भाषा किस अमेंडमेंट में जोड़ी गई ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत में खेल और साहसिक कार्य में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए? ठीक है, तो अब ये लिखना अभी क्या हुआ, खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? राष्ट्रपति महोदय ने। ठीक है, तो खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिए गए हैं। इसका पूरा नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, खेल रत्न पुरस्कार। ओके, चलो इसका ये पूरा नाम है, और ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है। तो ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये तो आपको पता होगा, सर्वोच्च खेल रत्न खेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कब से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है? तो पिछले 4 साल, लास्ट जो 4 ईयर होते हैं, 4 वर्ष की अवधि में जिसने उत्कृष्ट परिवर्तन किया होता है, तो 4 वर्ष की अवधि में जिसने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है उसको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, प्रदर्शन करता है उसको ये अवार्ड मिलता है। तो अभी 2024 में किसको किसको दिया गया है? तो 2024 में देखो पहले तो दिया गया है डी गुकेश जी को। तो डी गुकेश कौन है? चलो इसको ये शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। और दूसरे नंबर पर हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह ये कौन है? ये हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, हॉकी प्लेयर हैं। और तीसरे कौन है? प्रवीण कुमार। ठीक है, तो प्रवीण कुमार। ओके, तो प्रवीण कुमार ये क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, पैरा एथलीट प्लेयर है। ठीक है, पैरा एथलीट प्लेयर है। और चौथे कौन है? चौथे हैं हमारी मनु भाकर जी। मनु भाकर जी है ना, मनु भाकर, इनको ये किसकी प्लेयर है? ये निशानेबाज हैं। आपको पता है ना, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 वाला जो ओलंपिक हुआ था, इसमें उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, है ना, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और पहला ब्रॉन्ज भी इन्होंने जीता था, और ये पहली महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ठीक है, तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है इसका। इसमें आप प्रवीण कुमार जी को भी ऐड करना। ठीक है, तो प्रवीण कुमार 4 लोगों को मिला है ये। आप इमेज में देख सकते हो, डी गुकेश
और ये पैरा एथलीट प्लेयर हैं, और ये प्रवीण कुमार, ठीक है, ये हरमनप्रीत सिंह और ये मनु भाकर। ओके चलो, अच्छा ये बताओ मेजर ध्यानचंद है, इनको क्यों याद किया जाता है? इन्होंने ना 3 लगातार बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, ठीक है, 3 लगातार ओलंपिक गोल्ड। तो ओलंपिक गोल्ड ये कब कब लाए, तो उनकी ईयर लिख लेना आप लोग, 1928, फिर 4 साल बाद 1932, फिर 4 साल बाद 1936। इन 3 साल में लगातार ये गोल्ड मेडल जीते, इसलिए इनको नाम से ये पुरस्कार ही चालू किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अब ये कुछ और पुरस्कार है, इनके बारे में भी आप देख ही लो, ठीक है। चलो, तो अर्जुन पुरस्कार ये पिछले 4 वर्षों से लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए 1961 में स्थापित किए गए, और भारतीय महाकाव्य महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो पीके बनर्जी फुटबॉल के प्लेयर थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 1985 में स्थापित यह सम्मान भारत में प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च सम्मान, मतलब जो कोच होते हैं ना उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता तैयार करने के लिए सम्मानित किया जाता है। नाम महाभारत के अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है, और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है, रेणु कोहली जी, ठीक है। तो और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये खेलों में आजीवन योगदान के लिए 2002 में स्थापित किया गया, और प्रथम प्राप्तकर्ता साहू जी बिराजदार मुक्केबाज और अशोक दीवान जी को दिया गया था। तो इनकी स्थापना ये 1961 में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में, और ये मेजर ध्यानचंद 2002 में, और ये ध्यानचंद 1991-92, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अभी देखो, हाँ ये देख लो, 8वां वेतन आयोग, पैसा ही पैसा होगा, है ना, आप खुश हो गए होगे। तो अभी क्या हुआ है ना, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो 8वां वेतन आयोग है क्या, तो इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करना है। इसे 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू की जगह लेने के लिए निर्धारित किया गया है। देखो तो जो 7वां वेतन आयोग था ना, 2016 में इसको जारी किया गया था। ये 10 साल तक चलता है, ठीक है। एक वेतन आयोग जो होता है 10 साल तक चलता है। इसके स्थान पर अब 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसको नया वेतन आयोग 8वां लॉन्च किया गया है। अभी से लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है, सॉरी मंजूरी दी गई, ताकि इसके बारे में हम और भी चीज़ें डिस्कस कर सकें और कहाँ क्या ज़रूरत है उस हिसाब से लागू कर सकें। तो इसमें क्या होता है, जो पुराना वेतन और भत्ता है, पेंशन है, जो भी है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, संशोधन होता है, ठीक है। तो नए आयोग से 49 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो वेतन आयोग है क्या, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने और उसमें परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए ये वेतन आयोग बनाए जाते हैं। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय है, ठीक है। वेतन आयोग की सिफारिशें गैर बाध्यकारी प्रगति के, मतलब जो भी ये सिफारिशें देते हैं जरूरी नहीं कि उनको माना जाए, जो सही लगे वो मान लेते हैं, बाकी कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। समय सीमा प्रत्येक 10 साल में, हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है, एवरी 10 ईयर। देखो जैसे 2016 में आया था लास्ट वाला, तो 2016 से ये 2026 तक, तो लास्ट वाला 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट लागू हुआ था, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा। तो देखो अब ये 7वां वेतन आयोग था, इसके बारे में याद रखना, न्यायमूर्ति A.K. माथुर की अध्यक्षता में थी, ठीक है। ये इनका नाम याद रखना है आपको। 2016 में लागू किया गया था और वेतन मैट्रिक्स पेश किया गया था। इसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये पर महीना और अधिकतम 2.5 लाख रुपए पर माह था। अभी जो ये 8वां वेतन आयोग है ना, इसके अध्यक्ष और सदस्य जारी नहीं किए गए, जल्दी ही आपको जैसे ही किया जाएगा तो वैसे ही मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में संरचना, आमतौर पर इसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। जो ये देखो, ये भी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, तो अध्यक्ष वही रहेंगे, मेनली जो न्यायाधीश होंगे ना सेवानिवृत्त, वही अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो अध्यक्ष एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या वित्त या सार्वजनिक नीति का विशेषज्ञ होता है। 2 सदस्य होते हैं, वित्त, लोक प्रशासन या कानून जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ, और सहायक कर्मचारी होते हैं जो डेटा संग्रहण और विश्लेषण में सहायता के लिए प्रशासनिक और अनुसंधान कर्मी करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, बाकी कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको इसी क्लास के द्वारा करवा दूंगा, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना तो कर ही दो यार, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे
एंड थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी संडे। एंजॉय करो यार, मज़े करो।